नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये वो साइंस के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक सिर्फ बिहार पुलिस के लिए या उत्तर प्रदेश एसआई के लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँगा कि ये आपको एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। सीएचएसएल के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ज़रूरी है। यानी कि ये हर कंपटीशन में आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। तो आज के इस वीडियो को आप देखना नहीं भूलेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो जैसे आप सभी को पता है कि डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ध्वनि तीव्रता को दिखाने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डेसिबल में किस तरह के मात्रक को लिया जाता है और कितना मान माना गया है डेसिबल के लिए सही। तो यदि हम सबसे पहले बात करें WHO की, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने स्वस्थ मानव की मानक जो श्रव्यता सीमा को तय किया है वो तय किया है 5 से 10 डेसिबल। ध्यान रखिएगा, 5 से 10 डेसिबल। ये 5 से 10 डेसिबल तय किया गया है WHO के द्वारा। ये मानव कान की एक बेहतर श्रव्यता सीमा है जिसको WHO फिक्स किया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर 55 से 60 डेसिबल तक, 55 से अगर 60 डेसिबल तक का भी अगर साउंड हो तो फिर आपको उसको एक सामान्य साउंड ही माना जाता है, उसको भी हानिकारक नहीं माना जाता है। लेकिन 55 या 60 से अगर ज़्यादा हो जाए तो अब उसको हम जो है 55 या 60 से हम क्या करें, अब ज़्यादा कर दें। तो इस परिस्थिति में अब इसको हम एक सामान्य साउंड नहीं कहेंगे, अब उसको क्या कहेंगे, हम शोर की संज्ञा देंगे। यानी अब वो शोर में आ जाएगा। 55 डेसिबल से ऊपर का जो आवाज़ होता है उसको शोर में लिया जाता है। बाकी 55 से अगर नीचे है तो उसको एक सामान्य साउंड मानेंगे। लेकिन WHO बोलता है कि हमारे लिए जो सामान्य कानों की श्रव्यता सीमा है वो 5 से 10 डेसिबल ही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम कौन करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है डायनेमो, पहला दे रहा है डायनेमो। तो याद रखेंगे ये डायनेमो जो है ये डायनेमो यांत्रिक को कन्वर्ट करता है किसमें, वैद्युत में। यांत्रिक को कन्वर्ट करता है वैद्युत में। वैद्युत तापक जिसको हम हीटर कहते हैं, तो हीटर क्या करता है, ये वैद्युत यानी जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं हीटर में तो यह किस में इसको कन्वर्ट करता है, ऊष्मा में कन्वर्ट करता है। तो वैद्युत तापक ये ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया। बैटरी, जी हाँ बैटरी, देखिए ये बैटरी में केमिकल होता है तो ये रासायनिक, ये केमिकल इसके अंदर होता है। जैसे कि अगर आप बैटरी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बैटरी भी दो तरह का हो गया, एक द्रव बैटरी और एक हो गया सूखा बैटरी। तो जो द्रव बैटरी होता है उसके अंदर होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो एक रसायन है। और इस रसायन को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद अब इससे क्या प्राप्त करते हैं, वैद्युत प्राप्त करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक को वैद्युत में, वो आपका यही आंसर बन रहा है, कौन, बैटरी। बाकी जो है परमाणु बम की जब बात करेंगे तो परमाणु बम में क्या है, इसमें नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत का पालन होता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांतों का पालन होता है परमाणु बम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब यूरेनियम 235 के नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉनों का जब लगातार प्रहार किया गया
तो मालूम चला कि यूरेनियम के जो नाभिक हैं 2 टुकड़ों में टूट गए थे। तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, जबकि मैं बताना चाहता हूं यहीं पर कि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन के सिद्धांत का पालन होता है। परमाणु बम को बनाने में 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235 के साथ साथ प्लूटोनियम 238, जिसको हम लिखते हैं 94 प्लूटोनियम 238 PU 238। तो याद रखेंगे, आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 चीज़ों का प्रयोग परमाणु बम में, एक यूरेनियम का प्रयोग और एक प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय विखंड के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। ये पूछा था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बैटरी। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसरो के बारे में पूछा गया है। इसरो जिसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ये पहला दिया है 1965, दूसरा दिया है 1969, तीसरे में 1971 और चौथे में 1976। आपका सही जा रहा है 1969, क्योंकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को कहाँ हुआ था, बेंगलोर में। बेंगलोर में याद रखेंगे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर। और वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं, याद रखिएगा इसरो के जो चीफ हैं वो है इस समय कौन, के शिवन रेड्डी, के शिवन रेड्डी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसरो के जो चीफ इस समय है वह के शिवन रेड्डी हैं। हालांकि इनका समय जो है ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया इनके बेहतर कार्यों को देखते हुए। तो इसरो क्या है, तो ये जो है अंतरिक्ष से संबंधित एक संगठन है जो विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट वगैरह को हमेशा भेजने का कार्य करता है। चलिए अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्रश्न हम किसको कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, आइसोहीट आर्द्रता, आइसोबार दाब, आइसोहेल सूर्य का प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। देखिए पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो समान कंडीशन को मिलाने का काम करती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है, जो सही नहीं है उसको बताना है। देखिए इसमें आइसोबार यहाँ पर देखिए दिया है, तो ये दाब का है, बिल्कुल सही है ये। आइसोहेल ये सूर्य प्रकाश का है, ये भी बिल्कुल सही है। आइसोथर्म यानी टेम्परेचर से होता है, ये भी सही है। यही एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आइसोहीट, जो गलत है, ये सही नहीं है। और ये अगर सही नहीं है तो याद रखेंगे यही आपका आंसर है, क्योंकि पूछा है कि जो गलत है उसको बताना है। तो आपका गलत कौन दिख रहा है, आइसोहीट के साथ आर्द्रता को जो मिलाया गया है ये गलत है, इसलिए आपका यही आंसर बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई आइसोहीट क्या है, तो हम बताना चाहते हैं कि आइसोहीट ये समान वर्षा को दिखाने वाली रेखा होती है। ये समान वर्षा को दिखाने वाली रेखा को हम आइसोहीट कहते हैं। जबकि अगर हम आर्द्रता की बात करें तो आइसो जो राइम होता है वो दिखाता है आर्द्रता को, आइसो राइम। याद रखेंगे आइसो राइम, ये कभी भी हम इसको याद रखेंगे किस रूप में कि आइसो राइम का संबंध किससे है, समान आर्द्रता को या समान पाले को दिखाने वाली रेखा। और आइसो जो हीट दिया है वो वर्षा का होता है, लेकिन यहाँ पर आइसो हीट के साथ आर्द्रता को मिलाया है, यानी यही ऑप्शन गलत है। और ये गलत है तो यही आपका सही आंसर है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान में यानी अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, याद रखेंगे ये दिया है नीला, सफ़ेद, अंधेरा और लाल। अंधेरा यहाँ पर काला होता है, अंधेरा का मतलब ही वही समझेंगे काला से, यानी कि आपका सही आंसर दिखेगा यही काला। तो ये आपका सही आंसर है। अब देखिए कुछ रंगों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कौन कैसे दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, या पृथ्वी खुद क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा।
एक अगर हम समुद्र की बात करें कि समुद्र कैसा दिखाई देता है, नीला, तो समुद्र के नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन और जल की बूंदों का अपवर्तन, इसके चलते समुद्र नीला दिखाई देता है। पृथ्वी अगर नीला दिखाई देता है तो इसका कारण है अधिक से अधिक जल की मात्रा का होना, अधिक से अधिक जल की मात्रा का होना। सूर्य अगर लाल दिखाई देता है उगते समय और डूबते समय, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। आसमान का रंग अगर नीला दिखता है तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते ही होता है। ठीक है। उसी तरह से ये पूछा जाता है कि तारे अगर टिमटिमाते हैं तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना का परिणाम है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। उसी तरह से ये पूछा जाए हीरे का चमकना, हीरे का चमकना कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। टूटे हुए कांच का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। इंडोस्कोपिक जांच यानी पेट के इंटरनल भागों में कोई समस्या है तो उसकी जांच के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लूह अगर कपकपाते हुए महसूस होता है रेगिस्तानों में तो ये भी किसके चलते? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते ही होता है। उसी तरह से इंद्रधनुष के बनने की जो घटना होती है उसमें तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों की घटनाएं उसमें होती है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। धातुएं सुचालक होती है, जैसे कि आपको पता है धातु जो है सुचालक होता है और अधातु जो है वो सुचालक नहीं होता है, अधातुएं कुचालक होती है। हालांकि एक्सेप्शन अलग चीज़ें होती हैं, अपवाद अलग चीज़ें होता है। तो धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि ऑप्शन जो दे रहा है उसमें लिखा है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कण एक दूसरे से सटे रहते हैं, इसके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, इसका पृष्ठ परावर्ती होता है। आपका सही आंसर होगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलते ही धातुएं सुचालक होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गति न करें तो ये धातु सुचालक नहीं हो पाएगा। यानी धातुओं के सुचालक होने का मुख्य कारण हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब एक तार के अनुदिश ऊपर नीचे कंपन करते हैं तो उस परिस्थिति में इस तार के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये आपको पता है कि एक तार के अंदर अगर धारा को प्रवाहित की जाए तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे लगा पाएंगे? जब इसके पास हम एक सुई लेकर जाएंगे, चुंबकीय सुई लेकर जाएंगे तो यह सुई भी कंपन करने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु अगर सुचालक भी हो रही हैं तो इसका वजह भी क्या बन रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को होना। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, प्लीमसोल लाइन। इसके बारे में कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगा, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो नाविक होते हैं जब वो नाव को खेते हैं तो जो उनका पतवार होता है जिससे वो पानी को पीछे की ओर धक्का देते हुए नाव को आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो पतवार होता है वो पतवार पानी के निचले स्तर पर जाकर जहाँ पर एक रेखा बनाता है, जहाँ पर एक रेखा बनाता है उसी को हम कहते हैं प्लीमसोल लाइन, उसको हम कहते हैं प्लील नोन साइन। यानी वह रेखा जहाँ जहाज की पतवार पानी की सतह से मिल जाती है उसको हम कहते हैं प्लीमसोल लाइन। तो आपका देखिए आंसर क्या बनेगा? जहाज। ये आपका सही आंसर बन जाएगा। विमान, रेलगाड़ी, पनडुब्बी से कोई वास्ता नहीं है, ये पानी जहाज से मतलब है। यानी कि हम इसको एक नाव की तुलना भी यहाँ से कर सकते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, का विचलन सबसे कम होता है, वेग न्यूनतम होता है, आँख के लिए सुखकर है। जी हाँ, विचलन सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। ये आपका सही आंसर बनेगा। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। जो खतरे के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है वो लाल रंग का ही होता है क्योंकि इसका विचलन कम होता है, मुड़ाव कम होता है। आइए थोड़ा सा इसी को समझने का प्रयास करें। ये देखिए, यह एक प्रिज्म है, यह एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, श्वेत प्रकाश। तो ये निकलना चाहिए ऐसे, इसको सीधा
ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा। ये प्रिज्म के दूसरे साइड से थोड़ा सा मुड़ेगा, ये है ना, ऐसे मुड़ा। मान लीजिए कि ये एक रंग निकला, फिर यहाँ पे एक रंग निकल गया, फिर यहाँ पे एक रंग निकला, फिर यहाँ पे एक चौथा रंग निकला, फिर पांचवा रंग निकल गया, छठा रंग निकला और ये सातवां रंग निकला। ये 7 रंगों में जो विभक्त हुआ एक सफ़ेद पट्टी पर, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कलर का एक तरह से एक पर्दे पर उतर जाना। तो जो सबसे नीचे हुआ रंग वो कौन सा है? बैगनी, वो है बैगनी। और जो सबसे ऊपर हुआ ये कौन सा रंग है? लाल। ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा जो श्वेत प्रकाश था वो सीधा जा रहा था तो ऐसे निकलता, लेकिन यहाँ से मुड़ गया। तो अगर हम इससे तुलना करें तो देखिए इसका विक्षेपण मात्र इतना हुआ है, इसका विक्षेपण इससे भी अधिक हो गया, इसका विक्षेपण इससे भी अधिक हुआ। यानी सबसे अधिक विक्षेपण, सबसे अधिक कौन मुड़ गया है? तो सबसे अधिक मुड़ा है बैगनी। और याद रखिएगा कि जो सबसे अधिक मुड़ेगा उसका वेग हमेशा कम होगा। जो रंग सबसे अधिक मुड़ेगा उसका वेग सबसे कम होगा और उसमें ऊर्जा भी कम होगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे ये ट्रिक बैनी आह पिनाला, ये जो ट्रिक है ये इसी पर बैठा हुआ है। बैनी आह पिनाला, पिनाला, बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग हैं। अब देखिए इसको सवाल को कैसे पूछाता है। जैसे सवाल कितने टाइप के रंगों से आते हैं, तो एक पूछता है आपको वेग के बारे में, वेग पूछ देगा किसका वेग अधिक है, इसको वेग कहें या इसी को हम चाल कहें, किसका चाल अधिक होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा आपको ऊर्जा से, किसका ऊर्जा सबसे अधिक या कम होता है। उसके बाद पूछेगा आपको प्रकीर्णन, एक सवाल बन जाएगा प्रकीर्णन से, या इसी को हम कहते हैं विचलन, जो कि पूछा गया है सवाल में। देखिए विचलन, ये विचलन दिया है ना यहाँ पर, विचलन, तो ये भी याद रखेंगे आप। या इसी को हम कहते हैं विचलन का होना, विचलन का होना, या इसी को हम कहते हैं मुड़ाव का होना। ये मुड़ाव का होना, प्रकीर्णन का होना, विचलन का होना, मुड़ाव का होना। उसके बाद से एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा फिर तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। एक हो जाएगा अपवर्तनांक, एक हो जाएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इतने टाइप के क्वेश्चन कलर से पूछा जाता है। तो अगर देखेंगे हम बैगनी के बारे में, अगर इसके कंसेप्ट को समझ लें, केवल बैगनी को समझ लें तो इससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए बैगनी, चूँकि हम प्रकीर्णन को ही विचलन भी कहते हैं और इसी को हम मुड़ाव भी कहते हैं, यानी ये तीनों शब्द एक ही हैं। प्रकीर्णन कहें, विचलन कहें या मुड़ाव कहें। सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन होती है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ता है। तो इन तीनों में आपका आंसर कौन सा बनेगा? बैगनी। अब देखिएगा, जब ज़्यादा मुड़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, जब ज़्यादा ये मुड़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी ही कम नहीं होगी बल्कि उसका चाल भी कम होगा। सीधे से समझिए, अगर रास्ता आपको सीधा दिया जाए तो उस पर आप तेज़ भागेंगे, लेकिन अगर रास्ता आपको मुड़ा हुआ दिया जाए तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चूँकि सबसे अधिक मुड़ती है कौन? बैगनी, तो यहाँ पर इस रंग का स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। और स्पीड कम हुआ तो इसका मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा की भी क्या है? कमी है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। ठीक इसके विपरीत अगर हम लाल की बात करें तो उस सीधी रेखा में गमन कर रहा है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम है, तो उसका परिणाम है कि उसका स्पीड सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ज़्यादा स्पीड होगा तो सबसे पहले वही रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो स्पष्ट है कि लाल हमारी चूंकि आंखों तक सबसे पहले पहुंच जाता है, इसीलिए खतरे के निशान में इसी का प्रयोग किया जाता है। अब एक सवाल उठता है कि तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक को कैसे समझेंगे। देखिए, तरंग दैर्ध्य का मतलब हो गया 2 क्रमिक शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। 2 क्रमिक शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे हम उसको ऐसे ले लेते हैं, ये आपका ये जो इस प्रकार से वेव बनता है, ये एक रस्सी हो गया, ये
इस रस्सी पर जो वेव बना, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये दोनों ऊपर वाला, इसको शीर्ष कहते हैं, और जो इसके नीचे वाला पॉइंट है इसको हम गर्त कहते हैं। तो दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी हो या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी हो, उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और याद रखेंगे, अगर दूरी की बात कर दें तो हम समझने के लिए केवल समझ लेंगे कि ये प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म से देखिए इस बैगनी की दूरी, यहाँ पर ये पट्टी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐसे देख लीजिए कम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, लाल का। तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक होता है तो बैगनी का सबसे कम होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर अपवर्तनांक की बात पूछी जाए तो जिसका चाल सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और मैंने बताया कि चाल उसका अधिक होता है जो सबसे पहले पहुंच गया हमारी आंखों तक, लाल। तो लाल का चाल सबसे अधिक है तो लाल का अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब कि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। याद रखिएगा भाप, क्योंकि भाप के अंदर होती है गुप्त ऊष्मा। भाप के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ये गुप्त ऊष्मा के चलते ही हमको जलन अधिक पैदा होती है, क्योंकि भाप जब हाथों पर एक बार सटेगा तो सटते समय वो गर्मी अपनी देता है, और फिर भाप की जो छोटी बूंदें होती हैं जब वो फूटेगा तो फूटते समय जो अंदर उसकी गुप्त ऊष्मा है एक बार फिर से वो टच करेगा हाथों को, यानी दो बार ऊष्मा का प्रवेश करा देता है भाप। इसीलिए हमें सबसे अधिक जलन किससे होती है, भाप से होती है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले मैंने आपको बताया था। द्रव्य, द्रव्य का मतलब हो गया वस्तु। जैसे मान लेते हैं एक धारावाही तार, एक धारावाही तार के अंदर अगर चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है तो इसका कारण क्या है। अब सीधा समझिए, क्वेश्चन दिया है शांत इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन, सभी शांत प्रोटॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति यही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक तार है और इस तार के अंदर जब हम करंट प्रवेश कराते हैं, यानी इसमें जब धारा गुजारते हैं तो धारा गुजारते समय इस तार के चारों तरफ इस प्रकार से, इस तार के चारों तरफ ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र यानी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ऐसे जो डिजाइन में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसी को हम कहते हैं वर्तुल गति। और ये वर्तुल गति जो हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के चलते हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के चलते हो रहा है। तो ये वर्तुल गति के कारण ही वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसका पता लगाने के लिए मैंने बताया कि जब इसमें इस एरिया में चुंबकीय सुई को लेकर जाएंगे तो अब विक्षेपित होना शुरू कर देगा, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडर लेंस का प्रयोग करके, सही द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बच्चे इसमें बड़ी कंफ्यूज रहते हैं, निकट दृष्टि दोष को और दूर दृष्टि दोष को लेकर बच्चे बड़ी कंफ्यूज आते हैं। तो आइए हम जरा सा आपको दोनों लिख देते हैं, आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दूर दृष्टि, दो ही तरह का दृष्टि यहाँ पर हम विशेषकर अभी लिख रहे हैं। वैसे दृष्टि तो दोष 4 प्रकार का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही प्रकार की विशेष चर्चा कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लें। ये हो गया निकट दृष्टि, ये हो गया दूरदृष्टि। दोनों को याद करना है कि किसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो याद रखिएगा, कोई कोई बच्चा इतनी उत्तेजना में होता है, इतनी तेजी में होता है कि अवतल बस उसको दिखा, आगे नहीं पड़ेगा कि लेंस लिखा है कि दर्पण। बाद में मालूम चलेगा कि दर्पण का प्रयोग हमने गलत करके आ गया वहाँ पर, क्योंकि दर्पण थोड़ी लगाएंगे हम, लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस दोनों को याद कैसे रखेंगे। याद रखने के लिए एकदम सिंपल वे देखिए, निकट में कितने लेटर हैं, 1 2 3। निकट में है 3 लेटर, दूर में है 2 लेटर। तो देखिए दूर में 2 लेटर हैं तो 2 से बढ़ा देंगे 3, 2 से बढ़ा देंगे 3। इसमें 3 है तो इसमें 3 से बढ़ाकर कर देंगे 4। ये देखिए सिंपल तरीका, दूर में 2 लेटर हैं तो 3 कर दिए, निकट में 3 लेटर है तो 4 कर दिए। अब देखिए 3 लेटर का कौन आएगा, उत्तल,
1 2 3, और 4 में कौन आएगा? 1 2 3 4, अवतल। इसीलिए हम पकड़ लिए कि निकट दृश्य दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? अवतल अंश का। दूर दृश्य दोष को दूर करने के लिए उत्तल अंश का। वैसे तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन बड़ा दूसरे ढंग से ही पूछता है, क्योंकि जो दिखता है वो इसमें होता नहीं है। जैसे बच्चों से पूछाते हैं कि निकट दृश्य दोष से क्या समझते हैं, तो सिंपल तरीके से बच्चे रीजनिंग लगा देते हैं कि निकट दृश्य दोष का मतलब है कि नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक इसका उल्टा होता है। निकट दृश्य दोष का मतलब कि नज़दीक का ही दिखाई देगा, यानी जो लिखा रहेगा, इसमें जो लिखा रहेगा वही दिखाई देता है। याद रखिएगा, निकट तो निकट का दिखाई देता है, दूर दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। दूर का दिखाई देता है, जो लिखा रहेगा वही दिखाई देता है। याद रखिएगा, जो लिखा रहेगा वही दिखाई देता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो जाता है? निकट दृश्य दोष में क्या हो जाता है? मतलब निकट दृश्य दोष में नज़दीक का वस्तु ही दिखता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो याद रखिएगा, इसमें दो हम रीजन लेकर चलते हैं, एक नेत्र गोलक की गोलाई पर और एक लेकर चलते हैं फोकस दूरी पर। फोकस दूरी पर, तो फोकस दूरी से देखिए क्या समझेंगे, यहाँ पर कैसे इसको याद कर लेंगे। अगर कोई वस्तु निकट आएगा, कोई वस्तु अगर निकट आएगा तो वो छोटा दिखाई देगा कि बड़ा? जब कोई वस्तु निकट आएगा तो छोटा दिखाई देगा कि बड़ा? बड़ा दिखाई देगा। याद रखिएगा, बड़ा दिखाई देगा, यानी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। अब मुझे बताइए कि जब निकट आएगा तो दूरी घटेगा कि बढ़ेगा? जब निकट आ पा रहा है तो दूरी क्या होगा? घटेगा, यानी फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी का कम हो जाना, ये किस बीमारी में? निकट दृष्टि दोष में। अब दूर में देखिए, दूर वाला सेंस कैसे लगाएंगे? दूर में कैसे समझेंगे? अगर कोई व्यक्ति दूर हो रहा है आपसे, तो जैसे जैसे वो दूर होते जाएगा वैसे उसे छोटा दिखाई देगा। तो छोटा दिखाई देगा यानी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक छोटा किसमें? दूर में। उसके बाद कहेगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना दूर में, और फिर कहेगा फोकस दूरी बताइए। तो जितना अगर आप दूर जाएंगे उतना ही फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी इसमें एफ बढ़ जाता है। इसमें एफ क्या होता है? ये बढ़ेगा, और ये जो एफ था ये किसमें था? निकट के साथ ये घट रहा है। तो मुझे लगता है ये सब समझ गए। अब एक आता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? न स्पष्ट रूप से नज़दीक का दिखाई देता है, न स्पष्ट रूप से दूर का दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति को बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब एक होता है अबिंदुकता, यानी एक ही वस्तु का कई जगह दिखाई देना। एक ही वस्तु का कई जगह दिखाई देना, ये कहलाता है अबिंदुकता। ये बड़ा भ्रम की स्थिति होता है, एक ही वस्तु का इमेज कई बनता है। तो इस प्रकार की स्थिति में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सारे इमेज को एक जगह इकट्ठा करके दिखा देगा। तो उसके लिए अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? वैसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो सारी इमेज को एक जगह इकट्ठा कर दें, और उसको हम कहते हैं बेलनाकार लेंस। लेकिन जो न स्पष्ट रूप से नज़दीक का दिख रहा है, न स्पष्ट रूप से दूर का दिख रहा है, जिस बीमारी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ऐसे लोगों को बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें उत्तल भी लगा रहता है और अवतल भी लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले थे नरिंदर कपानी। याद रखेंगे, नरिंदर कपानी, ये बहुत फेमस नाम है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल संचार को प्रेषित करने में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। संचार को प्रेषित करने में काफ़ी तेज गति से सूचनाओं को भेजने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? नरिंदर कपानी के द्वारा। और याद रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हीरा का चमकना भी है, टूटे हुए कांच का अधिक चमकना है, मृग मरीचिका का बनना है, एंडोस्कोपिक जांच है, ये सारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें।
श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन दे रहा है कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रिज्म। याद रखिएगा इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी बताया था ना कि प्रिज्म ये ऐसे होता है और फिर इस पर जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये प्रिज्म के दूसरे साइड से 7 रंगों में यह एक पट्टी पर फैल जाता है जिसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है प्रिज्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका सही आंसर होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, शीत संलयन पर, अतिचालकता पर। नाभिकीय विखंडन पर। जी हाँ, विद्युत उत्पादन करने के लिए नाभिकीय विखंडन पर यह नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है। ये आपका सही आंसर है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। निमज्जित वस्तुओं, निमज्जित का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जो डूब चुकी है, पानी में डूब चुकी हैं। तो वैसे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? रडार, सोनार, क्वार्सर, पल्सर, उसमें प्रयोग किया जाता है सोनार का। याद रखेंगे कोई वस्तु अगर समुद्र में डूब चुकी है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम उसमें अल्ट्रा वायोलेट रे उत्पन्न करते हैं। अल्ट्रा वायोलेट रे के द्वारा उस वस्तु का पता लग जाता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन। द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों की श्यानता, केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा केशिकत्व क्या है या केश नलियाँ क्या होती हैं? तो केशिकत्व द्रवों का एक ऐसा गुण हो गया जिसके द्वारा एक पतले पाइप से होकर भी द्रव आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। एक पतले पाइप से होकर भी द्रव आसानी से प्रवाहित हो सकता है। इस घटना को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। जैसे फाउंटेन पेन में जो स्याही आगे की ओर जो आता है जिससे हम लिखने का काम करते हैं वो केशिकत्व के चलते ही हो पाता है। उसी प्रकार से जो लैंप होता है या जो लालटेन होता है उसमें तेल की जो बत्तियां होती हैं उस बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना भी किस सिद्धांत पर हो गया? ये भी केशिकत्व के चलते हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम कहेंगे कि यदि आप एक स्याही सोखता से, ब्लैटिंग पेपर जिसको हम कहते हैं, उसे स्याही को सोखने का कार्य हो रहा है तो ये भी किसके चलते? ये भी केशिकत्व के चलते ही होता है। ठीक उसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब एक किसान वर्षा होने के बाद अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि केश नलियाँ टूट जाएं तो इसका भी कारण आपको केशिकत्व ही होता है। केश नलियाँ जब टूट जाती हैं तो उससे जो है उसमें की नमी बरकरार रहती है, वो नमी समाप्त नहीं हो पाता है। तो ये भी केशिकत्व के सिद्धांत पर ही काम करता है। और याद रखिएगा केशिकत्व का सिद्धांत पूरी तरह से निर्भर करेगा कि अगर जितना ज़्यादा मोटा पाइप रहेगा उतना ही केशिकत्व का गुण उसमें कम रहेगा। यानी उसमें त्रिज्या बढ़ा देने से केशिकत्व का गुण घट जाता है और जितना ही पतला पाइप रहेगा उतना ही केशिकत्व का मान बढ़ा हुआ रहता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है घनत्व में। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर सही होगा पिक्नोमीटर घनत्व के लिए, क्योंकि सौर विकिरण के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमीटर याद रखेंगे, सौर विकिरण के लिए एक्टिनोमीटर ये सौर विकिरण के लिए होता है। अब भूकंप की तीव्रता के लिए तो आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता के लिए होता है रिक्टर स्केल। उच्च तापमान के लिए होता है पायरोमीटर। उच्च तापमान के लिए क्या होता है? पायरोमीटर। तो ये आपको पिक्नोमीटर दिया है तो आपका सही आंसर क्या होगा? घनत्व। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सुदूर संवेदी युक्त रिमोट सेंसिंग डिवाइस में एक अंतर्निहित स्रोत क्या होता है? एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण। आपका सही आंसर होगा अवरक्त किरण, जिनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। या रिमोट सेंसिंग के लिए आप जो रिमोट वगैरह से टीवी वगैरह चलाते हैं तो उसके द्वारा जो एक किरण निकलती है रेड कलर की, वो आपका अवरक्त किरण है, जिससे हम आराम से रिमोट सेंसिंग डिवाइस ये का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए बाकी जो दिया है इसमें एक्स किरण, इसका इस्तेमाल टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम गामा किरणों की बात करें तो सबसे अधिक इसके पास भेदन क्षमता होती है गामा किरणों के पास। और पराबैंगनी किरणों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी के लिए कवच का काम करने वाला जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है पराबैंगनी किरण। इसलिए इन पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से पहले इसको रोकना चाहिए और ये तभी रुकेगा जब हम
इसके लिए ओजोन परत को अपना और मजबूत बनाएंगे। और ओजोन परत तभी मजबूत बन पाएगा जब हम विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर का प्रयोग ना करें, एसी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके द्वारा जो CFC निकलता है वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। और यदि वो नुकसान पहुंच गया तो ये पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगा, जिससे पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघलेंगे और ये पिघलकर जब समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर उठेगा और फिर वो सारा जल नदियों की तरफ प्रभावित होगा, जिससे नदियों के किनारे बसे हुए सारे शहर डूब जाएंगे। इसके अलावा यह सीधे अगर शरीर पर पड़े तो उससे स्किन कैंसर और मोतियाबिंद होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक किरणें हैं पराबैंगनी किरणें, लेकिन इन किरणों से रक्षा करता है ओजोन परत, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन गैसों से मिलकर ओजोन परत बना होता है, ओजोन गैस जिसको हम O2 कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सुदूर संवेदी युक्ति, ये जो है रिमोट सेंसिंग डिवाइस पर काम करता है कौन? अवरक्त किरण। तो ये सब कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे। ऐसे ही प्रश्नों को आपके सामने हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मैं आपसे चाहूँगा छात्रों कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे।